मौसम विभाग ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों के अलग अलग हिस्सों में अगले 24 घंटों में बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश जो है उसका भी चेतावनी दी है। एहतियात के तौर पर मौसम विभाग की तरफ से नदी नालों के पास न जाने की हिदायत दी गई है। 7 जिलों कांगड़ा, सिरमौर, चंबा, शिमला, कुल्लू, किन्नौर और मंडी के अलग अलग हिस्सों में अगले 24 घंटों में बाढ़ की चेतावनी भी जो है वो जारी की गई है। लगातार हुई भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण पहाड़ी राज्यों के कई हिस्सों में 53 सड़कें बंद हैं। कुछ स्थानों पर भूस्खलन और अचानक बाढ़ की आशंका के बारे में भी चेतावनी दी है। और आपको बता दें कि तेज हवाओं और निचले इलाकों में जल भराव के कारण बागानों, खड़ी फसलों, कमजोर संरचनाओं और कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचने की भी आशंका जताई है। लेकिन अचानक हिमाचल में मौसम क्यों बदल रहा है, क्यों बार बार तबाही आ रही है, क्या हम लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्या ग्लोबल वार्मिंग के चलते सब हो रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा कि रामपुर, कुल्लू, मंडी में बादल फटने से भारी तबाही हुई है और ये तबाही के पीछे क्या कारण है इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप ये सुनिए कि मौसम विभाग की तरफ से क्या चेतावनी जारी की गई है। जो मानसून ये सीजन चल रहा है इसके हिसाब से हमारे पास रेनफॉल एक्टिविटी इस वीक में जारी रहेगी और मुख्यतः देखेंगे कि आज रात में और 10 तारीख में थोड़ा हमारे पास एक्टिविटीज जो कि आप कह सकते हैं कि मंडी डिस्ट्रिक्ट है और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट और बिलासपुर, हमीरपुर के आसपास थोड़ा ज़्यादा रेनफॉल हो सकती है और जिसमें अमाउंट जो है आप कह सकते हैं कि लगभग 70 से 80 मिलीमीटर तक जा सकती है। अगर हम बादल की बात करें, बादल अधिकांश देखा जा रहा है 3 जिला में भी फटे हैं जिसमें अत्यधिक जाने की है। कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर जो बादल फटने का क्रम रहता है? देखिए मुख्यतः जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में और उसके एडजॉइनिंग जो एरिया आपके पास कांगड़ा और चंबा का आता है वहाँ पर हमारे पास ज़्यादा इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी या वेरी हैवी रेनफॉल आने के चांसेस रहते हैं। तो वही मेन एरिया हमारे पास प्रोन है जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है। है बाढ़ की चेतावनी भी कई हिस्सों में दी गई है। क्यों बेहिसाब जो है बारिश हो रही है और लगातार बादल फटने के पीछे क्या कारण है, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश हम करेंगे। हिमाचल में आफत की बारिश जो है जारी है। आपको बता दें कि समेज में जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और वहां से शवों को निकालने का काम जो है लगातार जारी है। लेकिन रेस्क्यू में जो है वो लगातार दिक्कत आ रही है बारिश के चलते। हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि हिमाचल में क्यों बाढ़ जो है वो लगातार तबाही मचा रही है, क्यों बादल फट रहे हैं, क्या कारण है इसके, क्या इसका ग्लोबल वार्मिंग जो है वो सबसे बड़ा कारण है या फिर उसके पीछे हम लोग खुद भी जिम्मेदार हैं। हमारे साथ सुनील धार साइंटिस्ट जम्मू से जुड़ गए हैं और साथ ही शिमला से कुलदीप श्रीवास्तव जो हैं निदेशक हैं मौसम विभाग के, वो भी जुड़ गए हैं। ब्यूरो चीफ अनुराग शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही कामेश्वर शर्मा शिमला से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। सर आपका स्वागत है। सबसे पहले कुलदीप सर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो बार बार बाढ़ हिमाचल में तबाही मचा रही है, बादल फट रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? और अभी भी आपने अलर्ट जारी किया है आपके विभाग की तरफ से कि हिमाचल में
लगातार जो है आने वाले दिनों में भारी बारिश होगी? देखिए जो मानसून ये सीजन होता है हमारे पास, इसमें जो मेजर वेदर सिस्टम हमारे पास हिमाचल प्रदेश में इफेक्ट करते हैं, वो जो मानसून ट्रफ है, और साथ में देखेंगे कि जो मानसून ट्रफ की पोजीशन और उसका शिफ्टिंग, सम टाइम देखेंगे जो मानसून ट्रफ है ये कम दबाव की लाइन है, वो आपका पंजाब में फिरोजपुर और आपका हिमाचल प्रदेश के से लगे हुए एरिया से होते हुए बे ऑफ बंगाल तक जाती है। साथ में अगर उस समय हमारे पास कोई चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो पंजाब और हरियाणा के आसपास बना हुआ है, वो भी प्रभावित करता है। अगर दो फैक्टर है हमारे पास, तो जो कम दबाव की लाइन है उससे पूर्वी हवाएं जो कि बे ऑफ बंगाल से आती है, वो नमी लेकर हमारे पास हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पहुंचती है। साथ में अगर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, तो वो थोड़ा साउथ वेस्टर्ली विंड जो कि अरेबियन सी से भी मॉइस्चर लेके आती है। अगर दोनों दिशाओं से मॉइस्चर भरी विंड हमारे पास आती है और उनका कन्वर्जेंस हिमाचल प्रदेश के आसपास होता है, तो हैवी और वेरी हैवी रेनफॉल हमारे पास होने की चांसेस बहुत ज्यादा प्रबल हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो 31 तारीख को एक्टिविटी हमारे पास हुई थी, जिसके चलते चंबा और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में काफी एक्सट्रीमली हैवी तक, मोर देन आप कह सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर के ऊपर रेनफॉल हुई थी। तो उस समय हमारे पास यही सिस्टम थे कि मानसून ट्रफ हिमाचल प्रदेश के आसपास से जा रहा था, साथ में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी आपका पंजाब और एडजॉइनिंग एरिया में बना हुआ था। तो दोनों के चलते काफी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी चंबा, कांगड़ा और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। सर, एक और चीज ये जानना चाहूंगा, जो रामपुर, कुल्लू और मंडी जैसी जगह पर हुआ है, अभी भारी तबाही हुई है, क्या लगता है आपको कि इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? क्योंकि रामपुर, समेज और जो बाकी इलाके हैं, ऊपरी इलाके हैं, उसमें भारी बारिश अचानक से हुई है, क्या वजह मानते हैं आप इसमें? देखिए वजह तो हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि आपके पास विंड का कन्वर्जेंस हमारे पास था, जो कि पूर्वी और आपके साउथ वेस्टर्ली विंड्स का हो सकता है। लेकिन जो आपके पास जो क्लाउड बस जिस एरिया में हम लोग का, रामपुर के एरिया में आपका रिपोर्ट हुआ है, तो वो हम लोग आईएमडी में क्लाउड बस्ट का फोरकास्ट नहीं करते हैं, सिर्फ हैवी और वेरी हैवी या एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का करते हैं। तो उस दिन हमारे पास इस तरह की सिचुएशन थी। तो निश्चित तौर पे जो मीडिया से रिपोर्ट मिली है क्लाउड बस्ट की, और साथ में जो डैमेज हुआ है हमारे पास, तो इस तरह की सिचुएशन ऊपर हमारे पास बनी होगी कि इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी हुई हो और इस तरह का हमारे पास एपिसोड रियलाइज हुआ है। और ये जो है आपके पास, लेकिन अगर अदरवाइज हम देखेंगे जहां पर इफेक्ट ज्यादा हुआ, डैमेज ज्यादा हुआ, उस एरिया में रेनफॉल उतना हमारी एमडी की ऑब्जर्वेटरी में रिपोर्ट नहीं हुआ था। सिर्फ आप देख सकते हैं कि 45 mm तक की रेनफॉल हुई थी, तो वो उतना इंटेंस कह सकते हैं स्पेल कुल्लू डिस्ट्रिक्ट या रामपुर के आसपास नहीं हुआ था। लेकिन ऊपर के एरिया में जहां पर हमारा ऑब्जर्वेशन नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हो सकता है कि वहां पर इस तरह का सिचुएशन बना हो और उसके डैमेज हो। चलिए, शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, अपना वक्त दिया। अब मैं रुख करूंगा, हमारे संवाददाता कामेश्वर शर्मा भी जुड़े हुए हैं, अनुराग शर्मा भी हैं और साइंटिस्ट सुनील धार भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कामेश्वर, मैं आपसे अपडेट लेना चाहूंगा कि रामपुर में जो रेस्क्यू चल रहा है, वहां कितने लोग अभी भी लापता हैं और बारिश के चलते रेस्क्यू बार बार रुक रहा है, क्या अपडेट है रामपुर से? जी, देखा जाए अभी तक एक शव आज जरूर सुबह के समय मिला था। अगर देखा जाए उसकी शनाख्त नहीं हो पाई है। अभी डीएनए टेस्ट के 20 सैंपल ये किए हैं। अभी उसके बाद ही बताया जा सकता है कि जो अलग अलग जगह पर जहां पर जो ये हादसे हुए हैं, बादल फटे हैं, और अधिकांश जो डेड बॉडी मिल रही है वो खासकर जो सुन्नी डैम की तरफ मिल रही है। तो अभी देखा जा रहा है कि 33 लोग अभी भी लापता है, जो 36 वर्षीय है, बल्कि 6 जो शव है उनकी अभी पहचान नहीं हो पाई है, डीएनए टेस्ट लिया जा रहा है। लेकिन अब जहां पर जिला शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब हमने जो आसपास के जो क्षेत्र है समेज के, वहां पर 95% वहां की छानबीन कर दी है। अब जो रेस्क्यू कार्य रहेगा वो खासकर सुन्नी डैम के पास रहेगा। तो कुल मिलाकर अब देखा जा रहा है जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवान या पुलिस जवान है, वो अब जो सुन्नी डैम के पास का जो क्षेत्र है, वहां पर जो अभी जो लोग लापता है उन्हें ढूंढने का कार्य अब सुन्नी डैम में तीव्र गति से किया जाएगा। जी, इसके अलावा जो मंडी के क्षेत्र में और कुल्लू के क्षेत्र में नुकसान हुआ था, वहां से क्या अपडेट है? क्योंकि लगातार बारिश जो है इन इलाकों में हो रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार दिक्कत आ रही है। कामेश्वर जी, अगर देखा जाए जो कुल्लू मेज है, बागी पुल है, इन क्षेत्रों को दौर किया, और खासकर जो वहां की जो स्थिति है फिलहाल अभी अत्यधिक दयनीय है, क्योंकि जिस तरीके से जो वहां पर लैंड
जो एक तरह से बादल फटा है वहां पर जो स्थिति है इस समय फिलहाल दयनीय। ठीक है, अनुराग शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ सोलन से जुड़े हुए हैं। अनुराग, देखिए लगातार पिछले साल देखें तो आपदा से भारी नुकसान हुआ है और इस बार फिर एक बार कहर ढाया है। हमने कई बार चर्चा भी की इस मुद्दे पर कि हिमाचल में जो आपदा आई है उससे भारी तबाही हुई, क्या कारण है इसके पीछे। आपने देखा होगा कि कई बार मुद्दा उठाया गया कि जो हिमाचल में लगातार पर्यावरण से छेड़छाड़ हो रही है, विकास की अंधाधुंध दौड़ है और सड़कों की 90 डिग्री कटाई और सड़कों के किनारे जो मिट्टी के ढेर लगते हैं वो भी एक तबाही का बड़ा कारण है। क्या लगता है अनुराग, इन सारी चीजों पर जो है वो लगाम लगनी चाहिए, नियमों को ताक पर रखकर काम किया जाता है? अनुराग, बिल्कुल, देखिए अनिल, जैसे हमने अभी पहले हम नहीं हो रही है और जब अब होने लगी है तो स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि अब जो है, अगर पिछली रात की बात करें, हिमाचल के 10 से ज्यादा जिलों में अधिकांश हिस्से में कल रात को भारी से 200 से ज्यादा सड़कें जो हैं वो आज भी हिमाचल में बंद हैं। और उसका कारण और केवल कारण एक ही है, क्योंकि एक तो हिमाचल जो है वो पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्य में जब भी आप कटाई करते हैं, रोड साइड को रोड डेवलपमेंड के काम चल रहे हैं, लैंड हमेशा, क्योंकि कारण क्या है, हिमाचल सरकार ने अगर पिछली बार भी देखा होता, पिछली बार की आपदा हम सब ने देखी है और कितना भयावह उसके रिजल्ट्स हमने देखे, उसके बावजूद किसी भी सरकार ने या प्रशासन ने कोई भी सीख नहीं ली है। क्योंकि अगर इस चीज को हम ओवरऑल देखेंगे तो अभी तक इतनी ज्यादा डिप्लॉयमेंट हर चीज की होनी ठीक है। चाहिए, भले वो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है और चीजें हैं, उन चीजों की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए थी। अनुराग, मैं आपके पास आऊंगा, स्थितियां दिख रही। मैं आपके पास आऊंगा। सुनील धार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साइंटिस्ट हैं जम्मू से। सर, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज सर, ये जो हिमाचल में आपदा पिछले साल आई और इस बार फिर एक बार बादल फटने की घटनाएं हुई हैं और भारी तबाही हुई है, क्या इसके पीछे वजह मानते हैं आप ग्लोबल वार्मिंग है या फिर जो नदी नालों के किनारे अतिक्रमण हो रहा है, लोग नदियों के किनारे जाकर घर बना लेते हैं और फिर जो है शिकार होते हैं इस तरह की तबाही का? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल एक बहुत ही एक अच्छी जानकारी दी जी सबको। मेरे ख्याल से मेरा भी जो उत्तर जो होगा आपके प्रश्न का इसी के अराउंड होगा। बेसिकली अगर हम देखें तो जहां तक जो बारिश जो ज्यादा हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बारिश ज्यादा हो रही है, बट द प्रॉब्लम इज दैट एडेप्टेशन टू द क्लाइमेट चेंज हैज नॉट बीन टेकन प्लेस। हम अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए। जितनी भी आपदा आ रही है हिमालयाज में, फॉर एग्जांपल अगर जैसे आप हिमाचल प्रदेश की बात करें या जम्मू एंड कश्मीर की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, हमारा बेसिकली बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज एक्सपेंशन जो हो रहा है अर्बनाइजेशन का या से क्लस्टर्स ऑफ हाउसेज या फॉर दैट मैटर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हम उस एरिया में कर रहे हैं हिमालयाज में। वो जो आइदर इट इज ए पेलियो लैंडस्लाइड, ये बहुत एक मतलब एक लैंडस्लाइड एरिया ऐसा होता है जहां पर लैंडस्लाइड पहले हुई होती है, उसमें संभावना ये होती है कि दोबारा लैंडस्लाइड हो जाए वहां पर, या तो एक पेलियो चैनल होती है जी। पेलियो चैनल ऐसा एरिया होता है कि वहां से नदी कभी बह रही थी और आज की डेट में नहीं बह रही है, से ये नदी जो बह रही थी 100 साल पहले बह रही थी जी। तो बिकॉज ऑफ द जो हमारा नेचर है, वी ह्यूमन बीइंग आवर मेमोरीज आर वेरी शॉर्ट, वी फॉरगेट द थिंग्स वेरी इजीली। सो हम उसी जगह पे दोबारा जाते हैं जहां पर कुछ डिजास्टर हुआ होता है पहले, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज, बिकॉज हमारे पास एरिया की कमी की वजह से या किसी और चीज की वजह से हम उस एरिया में जाते हैं, और जब वो रिएक्टिवेशन होती है उस एरिया की तो एक आपदा आती है। और नंबर 2, हमारे जो जहां तक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है, रोड का नेटवर्क है और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है हिमालयाज में, वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द जियो एनवायरनमेंट। Geo environment, basically, if we have to development is very important. We cannot remain as an island so long as Himalayan states are concerned. But development has to be eco-friendly. That we are missing, and because of that fact, what is happening? We are facing these disasters, be it landslide or be it some other kind of disaster, flash floods, debris slides.
इट इज ओनली बिकॉज ऑफ, ये इसी कारण हो रहा है क्योंकि हम डेवलपमेंट और द बैलेंस टुवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट, इट इज नॉट टेकन केयर ऑफ. अगर if we take care of these two things and we adapt to the fact, adapt to the climate variabilities, which is very much lacking, and in the hilly states, there should be a specific developmental plan. We should not go beyond that. Developmental plan which is suitable, जो suitable plains के लिए, we can't make it workable in the hilly states. So accordingly, it is basically we have to develop some kind of policy, we have to develop some kind of adaptive measures so that we can basically be resilient. जो हमारी climate change है, वो first of all we have to accept that climate change is taking place, global warming is taking place. हमारा जो rainfall pattern है, it will remain erratic, और उसके कारण definitely there can be disasters in future also, but we can reduce them if we have a good policy and good plan. बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि पॉलिसी जो है और गुड प्लान जो है वो सरकार को बनाने चाहिए. अनुराग, देखिए सुनील धार जो हमारे साथ जुड़े हुए साइंटिस्ट, वो भी यही कह रहे हैं कि सरकारों को जो है ना वो पॉलिसी प्रॉपर बनानी चाहिए और उनको आगे फिर उसी तरह से लागू भी कराया जाना चाहिए, क्योंकि आपने अगर पॉलिसी बना ली और लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और जाकर फिर नदी नालों के किनारे घर बना रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, उनको रोका नहीं जा रहा है, तो फिर दिक्कत यह होती है जो अभी रामपुर में हुआ, पूरा का पूरा गांव जो है वो बाढ़ की चपेट में आया और अभी तक वहां पर लोग जो हैं वो लापता हैं. क्या लगता है अनुराग की जो हिमाचल सरकार है, अब वक्त आ गया है कि आगे की फ्यूचर की प्लानिंग जो है वो उस तरह से बनाए, चाहे वो अतिक्रमण का मामला हो, चाहे शिमला जैसे बड़े शहर जहां पर पुराने भवन बने हुए हैं और नए भवन जो हैं उन नियमों को ताक पर रखकर बनाए जा रहे हैं, ये भी आने वाले टाइम में खतरनाक चीज है. अनुराग. देखिए अनिल, बिल्कुल अनिल, अगर हम शिमला की बात करें, शिमला देखिए सिस्मिक जोन 4 और 5 के बीच में आता है, और जब हम बिल्डिंग्स की एलिवेशन की बात करते हैं तो 5-5, 6-6 मंजिल, 7-7 मंजिल की एलिवेशन की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, मतलब 70-70, 80-80 फुट की बनी हुई है और बेसमेंट्स है नहीं. उस तरह की जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर पता नहीं क्या कारण है कि सरकार को या तो दिखता नहीं है, और अगर दिखता है तो उसके बाद वो अप्रूव कैसे होती है. अगर अप्रूव हो जाती है उसके बाद वो गिर जाती है, तो उसका बिल्कुल सिंपल कारण है कि गिरेंगी ही जब आपके ना तो वो इतने स्ट्रॉन्ग बेस लेके बनी हुई है. हिमाचल की वैसे भी पहाड़ियां हैं, आप देखोगे तो नरम पहाड़ियां हैं, बिल्कुल खिलर जाती हैं अगर जैसे ही बारिश या धूप पड़ती है, जैसे भी स्थितियां आती है. तो इस तरह की समस्याएं जो है वो सरकारों को भी देखना है कि आगे आगे किस तरह के डेवलपमेंट प्लान. आपने देखा होगा मंडी का, अगर मंडी और मनाली वाला जो 4 लेन है, लगभग 2 साल से हम लगातार बोल रहे हैं कि 5 मील, 7 मील और 9 मील हमेशा बंद रहता है, जैम पैक रहता है. आज भी स्थिति यह है कि वहां पर एक ही रोड, सिंगल रोड जो है वही चल रहा है, दूसरा रोड जो है 4 लेन का बंद है. कारण क्या है कि एक्सकेवेशन के लिए सबसे बड़ी 2 अलग बातें हैं. जब ये रोड डिसाइड करते हैं, एनएचआई की बिल्कुल हार्ड कोर इंस्ट्रक्शंस हैं कि 12 मीटर का बेंच जो है वो बनना चाहिए 12 मीटर की एलिवेशन के बाद, पर वो हो नहीं पाता. यहाँ पर 60-60, 70-70 मीटर की एलिवेशंस हैं जिसकी कटिंग होती है, और उसके बाद उसका केवल कारण क्या है, क्योंकि जो पीछे जमीनें हैं या तो वो गवर्नमेंट की है या लोगों की है. जब लोगों को उसके पैसे देने होते हैं ना, इसको पैसा बचाने के लिए, उस फंड के बजट को कम करने के लिए सरकारें इस तरह का नियम जो है वो बना देती हैं. और कुछ गलतियां जो हैं वो मैन मेड हैं, कुछ आपदा है. आपदा देखिए, जब जैसे अभी कुलदीप जी बता रहे थे कि 2 जगह से अगर पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है तो बिल्कुल यहाँ पर बारिश ज्यादा होगी, परंतु बारिश ज्यादा होने के साथ साथ अगर आप ये देखोगे कि बारिश के साथ में नुकसान कहां कहां हो रहा है, तो आप ये बिल्कुल ये पाओगे कि जितनी भी सड़कों के किनारे है वो सबसे ज्यादा नुकसान है. जहां पर हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वहां पर नुकसान है, जहां पर भी सरकार की अनदेखी की गई है केवल और केवल नुकसान वहीं पर हो रहा है. बहुत कम जगह ऐसी होती है, जैसे अभी जो समेज का बात है कि गांव जो था वो नुकसान हुआ, परंतु वहां पर जो है अनिल वो एक एक्सेप्शनल केस है, परंतु जब मैक्सिमम आप देखेंगे तो वो इसी तरह के नुकसान है जो मैन मेड है. जी ठीक है, चलते चलते सुनील सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, लोग भी समझना चाहते हैं, दर्शक, जो बादल फटते हैं ये माना जा रहा है कि ये सुबह के वक्त ही फटते हैं जब लोग सोए होते हैं. क्या वजह है इसकी? ये अर्ली मॉर्निंग में ही 2 से 3-4 बजे के बीच में ज्यादातर मामले ऐसे सामने आते हैं. नहीं, इस चीज का कोई प्रमाण नहीं है. टाइमिंग बादल फटने की कोई निश्चित टाइमिंग है नहीं, बादल कभी भी फट सकता है जी. यूजुअली ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ है नहीं कि दैट क्लाउड बर्स्ट जो है किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही होता हो. जी शुक्रिया सर, आप जुड़े, आपने जानकारी दी, और शुक्रिया अनुराग, कामेश्वर,
तो आप सुन रहे थे कि किस तरह से तबाही जो है ग्लोबल वार्मिंग और खुद हमारी अपनी भी गलतियां हैं जिसके चलते हम तबाही का जो मंजर है वो देख रहे हैं। लेकिन आगे सरकारों को जो नीतियां हैं उनमें बदलाव करना पड़ेगा और नियम जो हैं वो कड़े करके लागू करवाने पड़ेंगे ताकि लोग नदी नालों के किनारे ना जाकर रहें और तबाही का सामना ना करें। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।